नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आज बहुत दिनों बाद गेस्ट इन न्यूज़ रूम का ये सेगमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और ये एपिसोड आपके सामने है। क्योंकि हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं जो आ ही नहीं रहे थे। कई बार उनको मैंने आमंत्रण दिया, वो आ ही नहीं रहे थे विस्तार न्यूज़ के दफ्तर में। वैसे तो हमारे कार्यक्रम में आ गए थे लेकिन दफ्तर नहीं पहुंच रहे थे। फिर अभी एक दिन उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे झगड़ा किया, अपनेपन वाला झगड़ा किया। मैंने कहा मंत्री जी ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या, आपने आमंत्रण दिया था? मैंने कहा कई बार दिया था। बोले मैं आपके यहाँ कल ही आ रहा हूँ। तो 24 घंटे के आमंत्रण को स्वीकार करके मेरे दफ्तर पहुंचने वाले केदार कश्यप, मंत्री वन विभाग, परिवहन और सहकारिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस अपनेपन के साथ में जो आपका प्यार है वो आपके उसमें देखने को प्राप्त हो रहा है। आपसे एक सवाल ये भी है मेरा कि हुजूर बहुत देर कर दी आप आते आते। मैंने आपसे पहले जब मुलाकात की थी तो मैंने आपको बताया था कि हम अपने इष्ट देव के साथ में जितना प्यार रखते हैं उतना झगड़ा भी करते हैं। चलिए खैर आइए, केदार कश्यप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ के दफ्तर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये यहाँ लड़ाई जानते हैं किस बात की हो रही है? लड़ाई इस बात की हो रही है कि पहले बार के मंत्री। जब मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा यहाँ चौथे बार के मंत्री, यहाँ अनुभव है, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। तो चौथी बार का अनुभव कैसा है आपका? चौथी बार का अनुभव बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे सरकार में जिस संकल्प के साथ में हम लोगों ने कहते हैं सरकार बनाई, उन संकल्प को आज ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होते हुए देखना बहुत सुखद अनुभव देता है। और हमारे मन को भी एक अच्छा लगता है कि हमने जिन विषयों को लेकर के सड़क की लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई अब हम ठीक कर रहे हैं। उसको हम आर्थिक दृष्टि से, अधोसंरचना की दृष्टि से, हर दृष्टि से हम उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। कुल मिला के मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम 2000 में जो संकल्प लिए थे या सपना देखे थे उसको अब चौथी बार के इस कार्यकाल में देख रहे हैं कि वो पूरा हो रहा है। और आज जानते हैं क्या खास दिन है? आज ही बजट पेश हुआ है, तो आज बजट पर भी बात होगी कि क्या क्या मिला है। बिल्कुल, ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हाँ, ये बात आपने विधानसभा में आज बोला था जब भूपेश बघेल टोकाटाकी कर रहे थे कि रजत जयंती की बात कर रहे थे। रजत जयंती मना रहा है और नए विधानसभा में हमारा पहला बजट प्रस्तुत हुआ और 1,72,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है। और जिस तरीके से चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, शहरी विकास के लिए हो, हर दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। और इस पर विस्तार से बात होगी। आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं ना? जी जी बिल्कुल। ओपी चौधरी आज लेट क्यों हो गए थे? ओपी चौधरी समय पे आ गए थे लेकिन कुछ आवश्यक कार्य से पानी पीने वो बाहर चले गए थे। पानी नहीं पीने दिया गया और आज के बजट में कौन किसको पानी पिलाया? हाँ, पानी पिलाया उनने बाद में उन्होंने पानी पिलाया अपने कहते संबोधन के माध्यम से। लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि बजट में मात्र आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लगभग 2.25 घंटा उन्होंने बजट में अपना भाषण दिया। और बजट में जिस तरीके से नई योजना प्रस्तुत की, वो उससे विपक्षियों के बोलती बंद हो गई। चलिए भाई, एक बार केदार कश्यप जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, क्योंकि केदार कश्यप जी, आपको पता होगा कि हम लोग गेस्ट इन न्यूज़ रूम का कार्यक्रम करते थे, सभी मंत्री जी आ गए थे और केदार कश्यप जी नहीं आए थे। कल जब मैं इनसे झगड़ा किया तो आज ये आए हैं, इसलिए इनका स्वागत बहुत अच्छे से करना जरूरी है। तो खैर आइए, मैं आपको अपने न्यूज़ रूम दिखाता हूं, जो कि हमारी परंपरा है गेस्ट इन न्यूज़ रूम में। आप लोग ठीक है बात करते रहिए, सबके पास बहुत सारे सवाल हैं, पूछेंगे। और आप तो न्यूज़ रूम जाते रहे हैं तो जानते हैं कि ये सब टीवी मॉनिटरिंग का सिस्टम है केदार कश्यप जी, और हम लोग देखते रहते हैं क्या चल रहा है दिन भर। हाँ, और आपको ये न्यूज़ रूम थोड़ा अलग लगा होगा, किस टाइप का अलग लगा? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वार रूम है। और यहाँ पर जिस तरीके से हर कोई कहते हैं अपने अपने कार्य में बड़े तत्परता के साथ लगा हुआ है और शोर थोड़ा सुनाई दे रहा है। शोर सुनाई दे रहा है और उसके बावजूद भी काम हो रहा है। नहीं तो एक दूसरे के शोर से कोई काम नहीं कर पाता, लेकिन जिस तन्मयता के साथ में काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूं पूरी टीम को। पूरी टीम भावना के साथ में काम कर रहे हैं। ये बताता है कि छत्तीसगढ़ के विकास में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है और किस तरीके से वो अपनी बातों को निचली सतह तक पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार तक पहुंचाने का काम। ये जो आपने कहा ना मंत्री जी की वॉर रूम जैसा है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि मैं इन लोग को कहता हूं कि काम कम करो, चिल्लाओ ज़्यादा।
लगना चाहिए अगल बगल में कि आप काम कर रहे हो। तो ये जो शोर है ये अभी मर्यादा में थोड़ी कम हो गया है, नहीं तो ये शोर और करते और इसी तरह से। और आप देखेंगे अच्छा, यंग ये मर्यादा में कम हुआ है? हाँ, मर्यादा में ये कम शोर है। अच्छा, इससे ज्यादा आवाज आती है? अरे कम चिल्लाने वाले लोगों की मैं क्लास लेता हूँ, ज्यादा चिल्लाओ ज्यादा गपियाओ तो उससे काम अच्छा होता है। बिल्कुल। और युवा देख रहे होंगे आप, बिल्कुल। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हमारे कौन है, उनके पास भी आपको ले चलूंगा। फिलहाल ये हमारा पूरा मुझे तो डिजिटल पूरे सब युवा दिखाई दे रहे हैं और जो जोश और एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है और उस एनर्जी का सही तरीके से उपयोग आप कर रहे हैं और निश्चित तौर से इससे हमको भी लाभ होता है। ज़मीनी हकीकत हमको भी समझ में आता है। हम सरकार में बैठे हैं, हम योजना बनाते हैं, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, ये क्रियान्वयन का सही तरीके से आपके माध्यम से पता चलता है कि वास्तव में ज़मीनी हकीकत क्या है। जी बिल्कुल ठीक है। ये हमारा पूरा डिजिटल का टीम है। राखी, सबसे पहले तुम्हारे सवाल तैयार किए हो कि नहीं सवाल? हाँ, जय जोहार सर। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी में करवे ना? हाँ, मोर नाम राखी है, मैं राजीव में आया हूँ। मोर बस एकदम छोटे से ही क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मतलब ऐसे 5 जगह जानना है। जी हाँ, एकदम घूम सके, एकदम शांत माहौल रहा है, बड़ा मजा आए। क्या तुमको घूमने ट्रिप पे जाना है क्या? हाँ, मतलब जाना है तो 5। तुम मंत्री जी से पूछे कि मंत्री जी बताओ कहाँ जाना है मेरे घूमने, ये कौन से सवाल? मन सजेस्ट करो कि मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन सा जगह जाना चाहिए? बहुत सारी जगह है। आप मन छत्तीसगढ़ में चाहे आप धुड़माराज चले जाओ, धुड़माराज अभी ये तो बस्तर का ही बता बस्तर देंगे, में 10 बता दो मतलब। अभी चित्रकूट चले जा या तीरथगढ़ चले जा या कुटुमसर चले जा या फिर ढोलकल में चले जा या फिर वहाँ हंदावाड़ा चले जा। हंदावाड़ा तो मैं कल नहीं जाए हूँ, वहाँ चले जावे तो मुलाकात देखे का अवसर प्राप्त हुई। मोरे विधानसभा में है। ऐसे बहुत सारे अभी रामसर साइड बने हैं, हमारे कोपरा जलाशय, वहाँ चले जाए। ऐसे बहुत सारी जगह है। 10 बता दिए हैं और इनके विधानसभा में जाओगे तो व्यवस्था भी करवा देंगे। बिल्कुल, आप कब जाओ तो बता दो, हम पूरा व्यवस्था करा देंगे। इतनी तेज लड़की है, बताइए। सवाल भी पूछी कि और कहाँ जाने घूमना भी है। घूमना भी है और कह रही है कि मतलब ये भी आश्वासन ले ली। जितना आप घूमोगे, जितना एक्सप्लोर करोगे, उतना ही आपका क्या कहते हैं जानकारी आपका क्या कहते हैं ज़्यादा बढ़ेगा। निश्चित तौर पर। चलिए, तो इधर कोई सवाल आप लोगों के पास? क्यों, तो इधर साबू है ये, दरअसल देखिए इसका शरीर देखिए, भयंकर। कहीं हम लोग, हाँ साबू, हाथ मिलाओ मंत्री जी से। कोई सवाल है तुम्हारे पास? जय जोहार सर। पर्यावरण को लेकर इस बार बजट में कैसे देखते हैं आप? पर्यावरण को लेकर बजट में क्या प्रावधान है और कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले बार जो है इन 2 वर्षों की बात करें तो लगभग हमारा 683 वर्ग किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट का एरिया, हमारा वन क्षेत्र और वनेतर क्षेत्र, उसमें वृद्धि हुआ है। और इस बार भी जो बजट में प्रावधान किया गया है उसमें पर्याप्त इस बात को ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण की दृष्टि से हमारा जो क्षेत्रफल है लगातार वृद्धि हो। 44% से आज हम 46%। विभाग मालामाल हुआ कि नहीं, पैसा मिला कि नहीं खूब? नहीं, पैसा तो मिला और पैसा विभाग भी अर्न करके सरकार को देता है। आप तो परिवहन, सहकारिता, गृह मंत्री अमित शाह जिस विभाग को संभाल रहे हैं देश में, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। तीन बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो छत्तीसगढ़ वैसे भी अपनी वन संपदा के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा सहकारिता, तीसरा परिवहन। 3 बड़े विभाग हैं आपके पास, बड़ी जिम्मेदारी। तो खूब पैसा मिला हुआ आज बजट में तीनों मिला के। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को, उन्होंने मुझे ये जवाबदारी दी है। मेरी कोशिश है कि मैं उनके उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और मैंने अपने विभाग के माध्यम से इस 2 वर्षों के अचीवमेंट भी अपने कहते हैं लोगों के समक्ष में प्रस्तुत किया। और चाहे कोऑपरेटिव के सेक्टर में हो, आज देश के हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री जी लगातार कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो उसमें हमारे जितने भी क्या कहते हैं पैक्स हैं, लगभग 2058 पैक्स थे, अब वो 515 पैक्स और हमने नए बढ़ाए हैं अभी 2 साल अभी इसी। और उसके बाद हमारे जो दुग्ध समितियां हैं, डेयरीज के है, फिशरी का है, हमारे क्या कहते हैं लघु वनोपज का है, इसको हमने क्या कहते हैं और बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि हमारे यहाँ पर डेयरी के दृष्टि से मछली उत्पादन में भी हम देश में 4थे स्थान पर हैं। चलिए, एक सवाल मेरा ये है कि मैं जब भी प्रधानमंत्री को देखता हूँ आते हुए, और आपके पिताजी का जब भी वो जिक्र करते हैं, बहुत आदर के साथ करते हैं, बहुत अपनेपन के साथ करते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश भर में दौरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो ये फील कराते हैं कि बलीराम कश्यप जी के योगदान को, उनके साथ बिताए हुए पलों को वो बहुत सहजता से बताते हैं। ये जब आप सुनते हैं एक अभिभावक के तौर पर, देश के प्रधानमंत्री आपके पिताजी का जिक्र करते हैं, तो आपका परिवार और आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, हमारा पूरा परिवार तो इसको ये बातें सुन कर के हम गौरवान्वित तो होते ही हैं, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा हर्ष का विषय है कि
आज हमारे ऐसे ट्राइबल समुदाय से निकल करके और ऐसे क्षेत्र से निकल करके आज उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित किया। और उनका यदि इस बात को लेकर के देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता यदि हमारे पिताजी के बारे में बात कहते हैं तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि ऐसे विषय पर उनकी चर्चा होती है। और हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय है कि मैं उनका बेटा हूं और उन्होंने जो कहते हैं दायित्व दिया उस दायित्व का निर्वहन हम कर रहे हैं। कभी कभी प्रधानमंत्री जी ने आपसे कहा कि ये केदार बढ़िया से काम करना, देखो बलीराम जी हमारे मित्र हैं, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कभी व्यक्तिगत मुलाकात में? नहीं, देखिए ऐसा व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सा समय में ऐसा आभास भी कराया कि गलत नहीं होना चाहिए। और ये तो जो एक सख्त प्रशासक केवल केदार कश्यप के लिए नहीं, पूरे देश के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन सब के लिए है। मैसेजिंग उनके बस सभी के लिए। मृगेन जी, सवाल आपका पूछना है। मृगेन जी दरअसल हमारे नेताजी हैं, ये हमारे जैसे आप लोग नेता हैं, ये हमारे दफ्तर के नेता हैं, इनको नेता की श्रेणी में रखा जाता है, स्टेट ब्यूरो चीफ है। मृगेन जी, सवाल आप कर लीजिए केदार जी से। अभी तो बस्तर जो बजट आया है उस पे ही सवाल रहेगा। ये जो बजट है इसको बोला जा रहा है कि एकदम बस्तर का बजट है। क्या ये बदलते बस्तर के लिए बनाया गया है और इसे पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए बस्तर बहुत लंबे समय से उपेक्षित रहा और छत्तीसगढ़ राज्य इन्हीं उपेक्षाओं के कारण से छत्तीसगढ़ राज्य बना। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से आज हम छत्तीसगढ़ बना। कई विषमताएं रहीं बस्तर सरगुजा में, जिसके कारण से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो अधोसंरचना का निर्माण, सड़क है, अन्य जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब लगातार हमारे उन क्षेत्रों में भी ये विस्तार हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा उस क्षेत्र में बजट में प्रावधान किया गया है। और हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा बस्तर आने वाले 10 वर्षों में देश का सर्वाधिक विकसित संभाग के रूप में स्थापित होगा। और वो उसकी दृष्टि से ये हमारा ये बजट, ये जो संकल्प पत्र है, ये संकल्प पत्र उसमें मोहर लगाता है और उस बात को तय करता है कि हमारे उन क्षेत्रों में जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी जो रोड कनेक्टिविटी है, नेट कनेक्टिविटी है, इस सारी कनेक्टिविटी की वहाँ पर तक पहुँचाए। उन क्षेत्रों में जहाँ मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पर तो सड़क तक निर्माण नहीं हुआ। कई बार तो पहली बार वहाँ पर जिला प्रशासन पहुँचा। तो ये सरकार मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहते हुए, ये कि आप लोग तो बचपन से नक्सलवाद को देखे हैं, उसी को देख के पले बढ़े हैं, न जाने कितनी घटनाएं आपने देखी हैं। कभी आपने भी सोचा था क्या कि एक देश के गृह मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प होगा और 2 साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? कभी आपने सोचा था? बिल्कुल, ये हमारे लिए स्वप्न के जैसा था। और इन 2 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने जो कहते हैं संकल्प दिया, उस संकल्प को पूरा होते हम देख रहे हैं, तो ये आत्मिक संतुष्टि का वो देता है। और स्वाभाविक है उन क्षेत्रों में जब विकास बढ़ेगा, उन क्षेत्रों में जब निर्माण के वो होंगे, हमारी लड़ाई वहाँ के विकास के लिए, वहाँ की शिक्षा के लिए, वहाँ के स्वास्थ्य के लिए, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिसके लिए कहते हैं हम लोग लड़ते आए हैं। आज उन क्षेत्रों में वो सारी सुविधाएं हमारे उस परिवार के लोगों को मिलना चाहिए, वो हमारे समाज के लोगों को मिलना चाहिए। और उसके लिए हम लड़ते रहेंगे और ताकि वहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से वंचित न होना पड़े, ताकि फिर से कोई ऐसी स्थिति निर्मित न हो जिसके कारण से बस्तर फिर से उस स्थिति में चला जाए जहाँ से फिर से ये लड़की हिडमक गांव गई है, वहाँ जाके रिपोर्ट करके आई। पुवर्ती गई है तुम? पुवर्ती गई है। हाँ, क्या स्टार न्यूज़ और सर की मेहरबानी थी कि मुझे मौका मिला और मैं वहाँ गई। और पुवर्ती की जो मैं तस्वीर देखी कि लोग कहते थे कि एक वक्त था यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, लोग डरते थे, लेकिन आज सोचिए एक वक्त है कि एक महिला पत्रकार भी सुरक्षित जाकर वहाँ से रिपोर्टिंग करके वापस आ सकती है। बिल्कुल, ये तो हमारे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प रहा कि पुवर्ती जैसे क्षेत्रों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य, वहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र पहली बार खुला, साप्ताहिक बाजार पहली बार वहाँ तो टीवी जब चालू हुआ था तब भी मैंने खबर चलाई थी कि हिडमक गांव में देखिए टीवी चली। वो
देखिए उन क्षेत्रों में कभी डेवलपमेंट पहुंच नहीं पा रहा था। उन क्षेत्रों में जब विकास वहां तक पहुंचा तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये सब सुविधाएं भी लोगों तक पहुंच रही हैं। इसका जल्दी सवाल है, सवाल पूछो, फिर मैं इधर से सवाल पूछते पूछते अंदर जाऊंगा। एंकरिंग कराना है आज मंत्री जी से, जैसा हम कराते हैं। जी मंत्री जी, मेरा ये सवाल रहेगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे सवाल आपसे सब पूछ ही रहे हैं, लेकिन मेरा एक इमोशनल क्वेश्चन है आपसे, इससे भावुक मत होइएगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि अभी हाल ही में आपके परिवार में कई बड़ी विपत्तियाँ भी आई हैं, लेकिन लगातार आप जनता के बीच में भी सक्रिय रहे हैं क्योंकि जननेता हैं, लेकिन उस बीच अपने आप को इमोशनली कैसे संभालते हैं? आपकी माता जी का अभी हाल ही में निधन हुआ, आपके भतीजे चले गए, और कहाँ से आपको वो शक्ति मिलती है कि खुद को मैं संभाले रखूँ? हाँ, राजनेताओं के साथ एक ये दिक्कत तो होती है कि परिस्थितियाँ कुछ भी हो, जनता को तो उम्मीद रहती है। देखिए जनता ने हमको चुना है और ये जो जनता है वो हमारा परिवार है और उनके सुख दुख में शामिल होना, और वो भी मुझे अपने भाई के जैसा, अपने बेटे के जैसा मानते हैं। तो स्वाभाविक है कि अब मैं कोई या फिर मेरा कोई अकेले का वो नहीं है, परिवार नहीं है, सारा कहते हैं मेरा क्षेत्र मेरा परिवार है और उनके सुख दुख में सम्मिलित होना, और वो भी मेरे सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। इससे बड़ा विषय और क्या हो सकता है। और मेरा सौभाग्य है कि उनका हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और उनसे संबल भी मिलता है और फिर से आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। जनता ही परिवार है। महिमा नहीं, एक ही बस पॉलिटिकल है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी क्या आप बोले जनता और ये वो, राज्यसभा में जाने के लिए बहुत मारामारी है आप लोगों ये क्या है? मैं समझ गया ये तो कौन राज्यसभा में बीजेपी से कौन जा कुछ सकता है? इशारा कर दीजिए। बीजेपी में राज्यसभा से हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कार्यकर्ता ही जाएगा। ये तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है गुरुजी। कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की असली पहचान है। सुनिए, अब ये बहुत सीनियर मंत्री हैं, कुछ गुंजाइश नहीं है। महिमा सर जय जोहार सबले पहले आपला मोर सवाल थोड़ा राजनीति परिदेश ले काहे कि अगर बात करे जाए कि 2000 में आप मन राजनीति में सक्रिय हो, वो वक्त बस्तर के जे आबो हवा रही से वो बहुत अलग रही से। आपला 2003 में टिकट मिले से आप जीत के आए हो, लगातार 3 बार ले जीत के आए हो। वो समय के बस्तर कैसे रही से? वो समय जब जीते रहो तो क्या सोचे रहे, वो आज कैसे देखते हो जब मंत्री बन गए हो? तो देखो 2003 मंत्री तो पहले से ही हैं। 2000 जब मैं राजनीति प्रारंभ करे हूँ तब से मंत्री बन गया। तब मैं जनपद सदस्य रही हूँ और ओकर बाद फिर मैं विधायक बने, मंत्री बने। जहाँ तक बस्तर की बात है तो बस्तर में आज से 25 साल पहले जो स्थिति रही वहाँ पर, या तो फिर हम लोगों के आवागमन की बात करें तो लकड़ी के गट्ठा लेकर के पहले न्याय पर जिला प्रशासन के पास जाए, जिला कलेक्ट्रेट जाए। आज वो स्थिति कहीं पर नहीं है। एक समय ऐसे रही कि वहाँ पर अपन धान के रखवाली पर वो बना के रखे रहे, माचा का कहते वो पैरा मचान बना के रहे। आज कहीं मचान नहीं मिले। तो ये स्थिति भी रही। तो कहीं ना कहीं से आज जो परिवर्तन आए हैं, ये परिवर्तन सबसे बड़े परिवर्तन है। नहीं तो पहले बैलगाड़ी में आना जाना होता रही, गाड़ी की आवाज से डर जाते थे लोग। अभी तो बैलगाड़ी देखे नहीं मिले। छाया जय जोहार सर, मैं रायगढ़ से आती हूँ, इसलिए मेरा सवाल रायगढ़ से ही शुरू होता है क्योंकि रायगढ़ में आजकल हाथियों की आमद का, रायगढ़ वाले आज बहुत पैसा बांटे हैं। लेकिन सर रायगढ़ में जिस तरह से हाथी की आमद ज़्यादा है, हाथियों की आमद आजकल ज़्यादा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में और रायगढ़ को मिलाकर देखें तो आजकल हाथियों की मौत करंट से काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? क्या आप सही सवाल है, वन विभाग के मुखिया से पूछा है। वेरी नाइस। हाथी जो है हमारे प्रदेश का एक धरोहर है, एसेट है, और उसके संरक्षण के लिए लगातार हम लोग काम करते हैं। और कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति उस पर हाथी को मारने के दृष्टि से कोई कहते हैं करंट नहीं लगाता है, वो अपना फसल बचाने के दृष्टि से वो करंट लगाता है। तो ऐसी स्थिति होती है। तो 1-2 मामले आए हैं, तो उस पर फॉरेस्ट विभाग हमेशा इसके लिए कोशिश करता है कि कोई हुकिंग करके कहते हैं करंट ना लगाए। कुछ ऐसे भी जानवरों का नाम बताइए जिनकी संख्या बढ़ी हो इन 2 सालों में। बाघों की संख्या बढ़ी है। बाघों की संख्या 2022-23 में 17 हुआ करती थी, आज जो 34-35 हो गई है। ये इसके लिए तो अच्छा प्रयास है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रवि, कवासी लखमा जेल से बाहर आए तो बीजेपी के लोग ज़्यादा खुश नजर आए, जाके गले लगा रहे, अजय चंद्राकर लगा रहे, सबके सब गले लगा रहे। क्या वो कवासी लखमा
बीजेपी आ सकते हैं क्या? परमानेंट गले तो नहीं लगाने वाले हैं आप लोग, नहीं, परमानेंट गले की बात नहीं है। अब वो उतने दिनों बाद, या गले पड़ गए ऐसा कुछ है? उतने दिन बाद जेल से छूट के आए हैं, उनका विधानसभा में स्वागत है। और हमारे विधायक जाकर के उनसे गले नहीं मिले, वो आकर के गले मिले हमारे अरे विधायक। ऐसे अजय चंद्राकर नहीं, भाई, वो उनसे जाकर के मिले। वो अजय चंद्राकर अपने उसमें खड़े थे, अपने सीट पे खड़े थे। आप भी स्वागत किए कि नहीं उनका सदस्य के तौर? भी स्वागत किया, अभिनंदन है आपका, कहते हैं विधानसभा में, हमने कहा। लेकिन उतना रोक टोक लगा दिया गया है कि आप बोल नहीं सकते, आप बाइट नहीं दे नहीं, सकते। बोल नहीं सकते, उस विषय में नहीं बोल सकते जिन विषयों पर उनको जेल जाना हुआ था, उस विषय में नहीं बोल सकते, बाकी दूसरे विषय में बोल सकते हैं। ठीक है खोमना भाई, ऐसे देखना गुंडई से देखा थे भैया, सवाल पूछे का मौका देख पड़िए। हाँ भाई। सर आप बस्तर से आते हैं? ले तो तू रोज दिन क्वेश्चन करता है, आज मत कर। ए सुरभि अभी नहीं, कैंसिल। इधर आओ। कोई पत्नी वाला सवाल इनसे नहीं पूछा, बहुत भयंकर डरते हैं ये भाभी जी से, पता है कि नहीं? इनसाइड स्टोरी बहुत है। बताए दे हो तो अब एक लिए प्रश्न हाँ, पूछ सुरभि। होम मिनिस्टर ले इतना डर काबर इथे सब जनला? गृह मंत्री से तो सब डर लगे, ये एला पूछो, ये बताइए कि आनंद भाई है। कुछ देर पहले ही फोन आया है मेरे पास। ये आप मन देखियो, ये हमारे देश में देवता के पूजा में कोई वो नहीं करे। गणेश जी की पूजा होते देखा तो अन्यथा मतलब होगा। नहीं, भोलेनाथ के पूजा होते कोई वो नहीं होए, लेकिन माई शक्ति के पूजा होते तो वहाँ बहुत सारा चीज ध्यान रखे पड़ते हैं, है कि नहीं? आइए सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से हम आपको मिलवाते हैं हमारे संस्था के। ए भाई, ये अपने आप को अभी भी जवान कहते हैं, हालांकि इस पर हम लोग जैसे हाथी मानव द्वंद्व है ना चला आ रहा है, तो इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं कि ये बुजुर्ग हैं या जवान हैं, लेकिन ये लगातार रिजिड है कि मैं भी जवान हूँ। हम लोग जवान इनको है? अपने जवान, अरे यार, मानसिक रूप से जवान है, ये मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तो है ही, शारीरिक रूप से भी है, ऐसा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे मेरे से। शारीरिक रूप से बहुत भले व्यक्ति हैं धर्मेंद्र जी। बहुत, हम धर्मेंद्र जी को ज्यादातर लोग यहाँ पर मंत्री जी धर्मेंद्र जी नहीं कहते हैं, आदरणीय कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इनकी गजब की कमांड है। और ये लगभग 15-20 साल नेशनल चैनल में रहने के बाद सिर्फ मेरे प्रेम में छत्तीसगढ़ आए। जी जी, तो एक बार धर्मेंद्र जी के लिए भी ताली बजाओ भाई। तो धर्मेंद्र जी सवाल आपका क्या है मंत्री जी से? हाथी मानव संघर्ष पर बड़ी चर्चा हो रही है। मंत्री जी ने कहा कि दोनों मामले घटे हैं, मुझे लग रहा है मामले बढ़े हैं, उसके क्या कारण है? नहीं देखिए, हाथी मानव द्वंद पहले हम लोग महासमुंद, गरियाबंद यहाँ तक सुनने में आता था। मैंने ये कहा जी, पहले इन जिलों तक विस्तार हुआ था, लेकिन अब उधर कम होता जा रहा है, और इन वर्षों में हाथी मानव द्वंद कम हुआ है। मेरे पास आंकड़े हैं इसके पूरे। चलिए चला जाए अब स्टूडियो की तरफ। इधर सवाल सबके हो गए हैं? गाना सुनाओगे तो पूछ लो, नहीं तो नहीं है। चलो पूछ लो अशोक, जल्दी से सवाल, शॉर्टकट, भूमिका नहीं। सर परिवहन के जिम्मा घलो आपके पास है और जगह जगह कैमरा लग गए हैं, थोड़ बहुत कट मारा थे मन। चालान बहुत आ रहा है इस आदमी का, चालान में फंसा हुआ है। देखो भैया, अब तो ओकर कोई मंत्री के ऊपर नहीं है, चालान मैं नहीं काटा था, वो कैमरा है काटा थे। वो वहाँ से कैमरा में देखे थे कौन गलत चला थे, कौन ओकर पंजीयन नहीं है, कौन ओकर कागजात नहीं है, वो सब रिकॉर्ड ओकर लगा गए हैं। कितने चालान कटे हैं वैसे? गुंजाइश नहीं है का? कोई गुंजाइश नहीं है भैया। अनुराग नमस्ते सर। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री जी एआई पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने पहली बार एआई का इस्तेमाल कब किया था? चैट जीपीटी से कुछ चुटका उटका करते हैं कि नहीं? आप जल्दी से कुछ पूछना हो तो खट से डाल दो उसमें, ये बता दे। अब चैट जीपीटी से ब्रोक से इससे अपन कभी कभी यूज़ करते हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका जो उत्तर है वो परफेक्ट रहता है। कभी कभी उनका उत्तर भी स्पेसिफिक हो जाता है, हमारा प्रश्न पूछने का कुछ अलग हो जाता है, और वो फिर हमारा जो क्या कहते हैं उत्तर रहता है उसमें कुछ गलत। के एआई से मदद लो, भरोसा मत करो पूरा। हाँ सूर्यांश सर, छत्तीसगढ़ के 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा है, अजीत जोगी, डॉक्टर रमन सिंह, भूपेश बघेल और विष्णुदेव साय। चारों मुख्यमंत्रियों में अगर रेटिंग की बात हुई तो सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री आपके लिए विष्णुदेव साय भाई। मौजूदा उसमें मंत्री हैं, ये कहाँ है बोलेंगे? देखिए, मतलब किसके, जैसे रमन सिंह में भी आप मंत्री रहे, विष्णुदेव साय सरकार में भी मंत्री। अब उसके बारे में हम बता देते हैं, उनकी कार्यशैली बहुत अच्छी थी, इनकी बहुत अच्छी है। नहीं देखिए, मैंने क्या कहते हैं अजीत जोगी का कार्यकाल उनके मंत्रिमंडल के रूप में कार्य नहीं किया, न भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल के रूप में काम किया।
डॉक्टर रमन सिंह जी के उसमें काम किया, बहुत सारे योजनाओं का क्रियान्वयन, बहुत सारी योजनाएं हम लोग लाए और नवोदित राज्य में उस स्थिति तक लाने में हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो एक अलग शख्सियत थे और आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी अलग शख्सियत है। टाइट कौन था, मैं पूछा हूँ, ज़्यादा दबाव किसके में रहता था? टाइट तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समझ गए। चलिए आइए स्टूडियो की तरफ चलते हैं और अब मंत्री जी को कुछ देर के लिए एंकर बनाते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है। आइए सर, आप यहाँ बैठेंगे। अच्छा, हम लोग कैसे एंकरिंग करते हैं, हर मंत्री किए हैं यहाँ पे, प्रदेश के सारे मंत्री, किरण सिंह देव से अध्यक्ष सब जितने भी आए हैं। ये देखिए, ये आपका बन गया फ्रेम। अब आपको सिर्फ जो सामने लिखा है वो पढ़ना है। देखिए, दिखाई दे रहा है ना जो लिखा है, दिखाई दे रहा है ना। अब मैं आपको बोलूंगा जब रोल, तो आपको इसको पढ़ना चालू कर देना है। मैं इधर आ जाता हूं ताकि आप फुल फ्लैश एंकर लिखें। रोल मंत्री जी। नमस्कार, मैं हूँ केदार कश्यप। मैं बस्तर के नारायणपुर से विधायक हूँ और हाँ, मैं छत्तीसगढ़ सरकार में वन, परिवहन और सहकारिता मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्या बात है, आप तो एक भी बार वो लिए ही नहीं, एक ही बार। कहाँ आप, मतलब आपके पास पूरी गुंजाइश है एंकर बनने की। अच्छा, हाँ, एक भी बार आपने कोई कट ही नहीं लिया। नहीं तो पहली बार में कई बार आदमी अटक जाता है, ये क्या है वो क्या है, और आप एक ही बार में। तो आपको शुभकामनाएं, अगर मान लीजिए। बहुत धन्यवाद आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। नहीं, ये सही बात है। तो कुल मिलाकर सब मैं आपके साथ में एज ए प्रवक्ता बहुत समय से काम कर चुका हूँ, तो मुझे आदत हो गई है। क्या बात है, क्या बात है। तो मंत्री जी, आज बजट के दिन में आपने पूरा समय दिया और बजट को लेकर भी हमारी बात हुई। आपको क्लोजिंग कमेंट में सिर्फ ये जानना चाहता हूं मैं कि जैसे भारत सरकार का जब बजट आया था तो ये कहा गया कि 2047 के विजन के मद्देनजर आया है। गृह मंत्री अमित शाह अभी आए थे यहाँ और होटल में जब उनका मेफेयर में कार्यक्रम था तो उन्होंने कहा था कि 10 साल में बदलता हुआ बस्तर आपको दिखेगा। इस बजट के बाद आपको लगता है कि आने वाले 1-2 साल में छत्तीसगढ़ का वो कौन सा सेक्टर है जो बूम करता दिखाई देगा? आपको लगता है कि नहीं, इस सेक्टर में तो दिखेगा भाई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो अपार संभावना है, मुझे लगता है कि देश में सबसे यदि संभावना वाला कोई प्रदेश है तो हमारा छत्तीसगढ़ है। यदि हम यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम बात करें या हम रोजगार के क्षेत्र में बात करें तो हर क्षेत्र में इसकी संभावनाएं है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर हमारे वनोपज पर आधारित हमारा जो जीवन है उसकी बहुत अधिक संभावना है। तो कुल मिलाकर केदार कश्यप जी जो हैं वो, उनकी सरकार का बजट है वो ये कह रहे हैं कि संभावनाओं का प्रदेश है और आने वाले समय में ये और आपको विकसित दिखाई देगा। इस पूरी बातचीत में आपने सभी सवालों के जवाब दिए, व्यक्तिगत दिए, सरकार पर दिए, आरोप पर दिए और विपक्ष पर दिए, सब कुछ। हाँ, वो तो बात आपने बता ही दिया ना, ओपी चौधरी लेट क्यों हुए थे, पानी पी रहे थे, और फिर बाद में आपने क्या कहा? पानी पिला दिए। पानी पिला दिए। तो केदार कश्यप जी, विस्तार न्यूज़ के दफ्तर आने और सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।